Next question says the equation of line passing through one point parallel to the plane and intersecting this line. ठीक है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? सो अगेन वी आर गोइंग टू इंटरप्रेट इट विद द हेल्प ऑफ फिगर. क्वेश्चन कहता है कि आपको एक लाइन लिखनी है जो कि पैरेलल टू प्लेन है. तो मैंने एक प्लेन पहले बना दिया. ठीक है, लेट दिस बी द प्लेन. दिस इज x प्लस 2y माइनस z माइनस 5 इक्वल्स टू 0. इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट. जब भी आपको लाइन की इक्वेशन लिखनी हो तो उस पर पॉइंट चाहिए और लाइन का डायरेक्शन चाहिए. तो पॉइंट तो दे हैव ऑलरेडी प्रोवाइडेड अस, डायरेक्शन भी दे दिया एक तरीके से, राइट? दे आर सेइंग दैट जो लाइन आप लिखना चाहते हैं इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्लेन. ठीक है, इट मस्ट बी पैरेलल टू द प्लेन. ये किस पॉइंट से पास हो रहा है? ये पास हो रहा है -4, 3, 1. बट एक चीज और हमें कही गई है कि इट इज इंटरसेक्टिंग दिस लाइन. सो जो लाइन हम लिखना चाहते हैं इट इज इंटरसेक्टिंग सम अनदर लाइन. सो लेट दिस बी अनदर लाइन. इस लाइन का इक्वेशन हमें दिया जा चुका है. दिस इज x प्लस 1 अपॉन -3, y माइनस 3 अपॉन 2 इज z माइनस 2 अपॉन -1. सो एनी पॉइंट ऑन द लाइन, ये जो पॉइंट दिया गया था इसका नाम मैंने p रख लिया और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द लाइन का नाम मैंने q रख लिया. क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको इस लाइन का इक्वेशन चाहिए. अब देखो लाइन का इक्वेशन यानी तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हुआ. स्ट्रेट फॉरवर्ड का मतलब पॉइंट एंड डायरेक्शन ही तो चाहिए. बट नाउ द थिंग इज हाउ टू गेट द डायरेक्शन इज द मेजर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. हम कैसे लाइन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करते हैं. अब लाइन का डायरेक्शन आइडेंटिफाई करने के लिए आप क्या करने जा रहे हो? आपको ये कंडीशन यूज करनी है कि PQ इज पैरेलल टू द प्लेन. अब पैरेलल टू द प्लेन यानी हमारे पास प्लेन का नॉर्मल वेक्टर तो दिया होता है, यानी हम लोग इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं व्हाट इज द नॉर्मल वेक्टर. मतलब प्लेन में तो बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं, राइट? सो PQ पैरेलल टू प्लेन का मतलब कंडीशन क्या यूज की जाती है? कंडीशन ये यूज की जाती है कि PQ इज परपेंडिकुलर टू नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. हम जो कंडीशन यूज करेंगे यहाँ पे वो होगी कि PQ वेक्टर इज पैरेलल टू द प्लेन का मतलब है PQ इज परपेंडिकुलर टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. चलो लेट अस यूज दिस कंडीशन एंड ट्राई टू गेट द इक्वेशन ऑफ PQ. बट कंडीशन भी कैसे यूज करें? तो कंडीशन के लिए आप देख सकते हो Q इज एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन. आप क्विकली इसके कोऑर्डिनेट्स लिख सकते हो. कोऑर्डिनेट्स में आपने इक्वेट किया इसे लैम्डा से. ये बन गया -1 -3 लैम्डा. देन वी हैव 2 लैम्डा प्लस 3. देन वी हैव माइनस लैम्डा प्लस 2. तो नेक्स्ट स्टेप आपके पास क्या होगा? आपको सिर्फ PQ वेक्टर लिखना है और उसका डॉट प्रोडक्ट लेना है विद द नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन. क्या हम नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन लिख सकते हैं? यस. एक्स वाई जेड के कोफिशिएंट्स उठाए विद i कैप, j कैप, k कैप. ये रहा नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. इनका डॉट प्रोडक्ट आप करोगे 0. जैसे ही 0 करोगे आपको लैम्डा का वैल्यू मिल जाएगा. वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ लैम्डा मींस अनदर पॉइंट ऑन द लाइन तैयार है. जैसे ही अनदर पॉइंट ऑन द लाइन तैयार होती है तो 2 पॉइंट फॉर्म से आप लाइन का इक्वेशन लिखोगे. तो 2 पॉइंट फॉर्म ऑफ लाइन यूज की जाएगी एंड आंसर कंप्लीट होगा. तो यहाँ पे क्या इंटरप्रिटेशन इंपॉर्टेंट था ओवरऑल क्वेश्चन में? देखो क्वेश्चन है 2 पॉइंट फॉर्म का, या फिर कहिए लाइन का इक्वेशन पूछा गया है. बट लाइन की इक्वेशन के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरप्रिटेशन वाज कि आपको सबसे पहले Q के कोऑर्डिनेट्स लेने हैं. ठीक है, Q को एनी पॉइंट ऑन दिस लाइन लोगे एंड आफ्टर दैट PQ डॉट नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन को 0 कर दोगे. जैसे ही आपने इस कॉन्सेप्ट को यूज किया क्वेश्चन फटाफट खत्म होकर आपको आंसर दे देगा, राइट? सो 3D में ये विजुअलाइजेशंस काफी इंपॉर्टेंट होती है. आप हमेशा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा, आप हमेशा एक रफ स्केच ट्रेस किया करो सो दैट यू विल बी एबल टू विजुअलाइज कि हम क्या कंडीशन यूज कर सकते हैं सो दैट क्वेश्चन को इजीली सॉल्व किया जा सके, राइट? कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दिस एंड दिस. ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है मगर फिर भी मैंने इसलिए लिया है सिर्फ सो दैट आप चेक कर सको कि कैसे वो सिंपल क्वेश्चन, यानी या फिर कहिए कि सीधे प्लेन का इक्वेशन ही पूछा गया है मगर किस तरह से वो कंडीशंस दे रहे हैं और हमें उन कंडीशंस को कैसे यूज करके एक प्लेन की इक्वेशन को आइडेंटिफाई करना है. जैसा कि मैंने पहले भी आपको कहा था कि जब भी प्लेन की इक्वेशन निकालनी हो 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है. क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है? 1 इज अ पॉइंट ऑन द प्लेन. सेकेंड इट्स नॉर्मल वेक्टर. आपको किसी भी तरह प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए. ठीक है, इन्हीं चीजों को दिमाग में रखते हुए आप हमेशा क्वेश्चन को हैंडल करोगे. लाइक ये क्वेश्चन क्या है? ये कह रहा है इक्वेशन ऑफ प्लेन कंटेनिंग द स्ट्रेट लाइन. तो पहले जरा मैंने आपको जैसा कहा जरा रफ स्केच बनाते हैं. एक प्लेन मुझे लिखना है. ठीक है, सपोज ये प्लेन है जिसकी इक्वेशन मैं लिखना चाहती हूँ. बट दिस प्लेन इज कंटेनिंग अ लाइन. अगर ये प्लेन एक लाइन को कंटेन कर रही है तो आप देख सकते हो कि लाइन ओरिजिन से पास हो रही है और इसीलिए मेरे पास प्लेन पर एक पॉइंट तो तैयार हो गया. दिस पॉइंट इज 0, 0, 0. तो प्लेन की इक्वेशन में 0, 0, 0 पॉइंट यूज किया जाएगा.
अब नॉर्मल वेक्टर कैसे निकालें? तो ये कह रहे हैं ये जो प्लेन आप लिखना चाह रहे हैं, इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग दीज टू स्ट्रेट लाइन्स, द प्लेन कंटेनिंग दीज टू स्ट्रेट लाइन्स, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो रिक्वायर्ड प्लेन है इट इज परपेंडिकुलर टू अनदर प्लेन, ये एक दूसरे प्लेन के परपेंडिकुलर है। कौन सा प्लेन? चलिए तो मैंने एक प्लेन बना दिया यहाँ पे, दिस इज द प्लेन, ये दोनों परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, राइट, दीज टू आर परपेंडिकुलर प्लेन्स। सो ये दो परपेंडिकुलर प्लेन्स हैं, मगर ये जो ब्लू प्लेन मैं बना रही हूँ इसके बारे में क्या इंफॉर्मेशन है? ये ब्लू प्लेन इन दो लाइंस को कंटेन करता है, ठीक है, ये दो लाइंस को कंटेन करता है। और एक चीज और है कि हमारे पास ये दोनों लाइंस जो बाद में दी गई है ना, ये भी ओरिजिन से पास हो रही है, यानी बेसिकली अगर करेक्ट फिगर ट्रेस किया जाए तो ओरिजिन को यहां मत बनाइए, ओरिजिन आपके पास एक ऐसा पॉइंट है जो कि दोनों प्लेन्स पे लाई कर रहा होगा, राइट, तो मैंने यहां बना दिया, लेट दिस पॉइंट बी 0,0,0। वेल ट्रेसिंग से ओवरऑल आंसर पे नहीं फर्क पड़ेगा, मगर ठीक है, जो करेक्ट पॉइंट है वो हमने ट्रेस कर दिया। अब क्या कह रहे हैं ये कि जो ब्लू प्लेन है इट इज कंटेनिंग टू लाइन्स, ये दो लाइन्स को कंटेन करता है। हाउ यू आर गोइंग टू राइट डाउन द व्हाइट प्लेन का इक्वेशन? तो व्हाइट प्लेन पे पॉइंट रेडी है, यू जस्ट नीड इट्स नॉर्मल वेक्टर। नॉर्मल वेक्टर आइडेंटिफाई करने के लिए क्या मैं ये कह सकती हूँ कि जो नॉर्मल वेक्टर मैं लिखना चाहती हूँ इट इज गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू द लाइन, द येलो लाइन, द वेरी फर्स्ट लाइन विच लाइज इन द रिक्वायर्ड प्लेन, एंड सेकेंडली this normal vector is also perpendicular to the normal vector of the second plane, right, because दो planes perpendicular हैं तो उनके normal vectors भी perpendicular होंगे, यानी जो green vector है, जो normal vector n vector of the required plane है, it is perpendicular to the normal vector of second plane and it is also perpendicular to the line which is contained in the required plane। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं नॉर्मल वेक्टर ऑफ ब्लू प्लेन, ये जो ब्लू प्लेन है ना इसके नॉर्मल वेक्टर का नाम अगर मैं v1 रख लेती हूँ और लाइन के अलोंग वेक्टर का नाम मैं v2 रख लेती हूँ, तो n वेक्टर आप कैसे निकाल सकते हो? दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू v1 क्रॉस v2, राइट, n इज परपेंडिकुलर टू v1, n इज परपेंडिकुलर टू v2, सो इट इज अलोंग v1 क्रॉस v2। नाउ व्हाट इज v1? v1 वेक्टर यानी नॉर्मल वेक्टर ऑफ ब्लू प्लेन। नॉर्मल वेक्टर ऑफ ब्लू प्लेन आप कैसे निकालोगे? अब इसमें भी देखो क्या कंडीशन यूज करनी है। अगेन इसमें कहा गया है कि दिस इज द प्लेन, दिस इज द प्लेन कंटेनिंग दीज टू लाइंस, यानी इस प्लेन में आपके पास जो फर्स्ट लाइन है उसका वेक्टर है 3i 4j 2k, फर्स्ट लाइन के अलोंग वेक्टर इस प्लेन में लाई करता है, सेकेंड लाइन के अलोंग वेक्टर भी इसी प्लेन में लाई करता है, यानी जैसे आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेते हो यू विल गेट द नॉर्मल वेक्टर ऑफ ब्लू प्लेन। हम एक काम करते हैं, हम ब्लू प्लेन के लिए इंफॉर्मेशन लिखते हैं। ब्लू प्लेन के लिए मैंने इंफॉर्मेशन लिखा कि द फर्स्ट लाइन, द वेक्टर अलोंग द फर्स्ट लाइन विच लाइज इन द ब्लू प्लेन इज 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। सेकेंड लाइन विच लाइज, ये रही सेकेंड लाइन जो ब्लू प्लेन में लाई कर रही है, उसके अलोंग वेक्टर है 4i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, यानी हम जिस v1 वेक्टर की बात कर रहे हैं दैट v1 वेक्टर इज अलोंग वेक्टर n1 क्रॉस n2, राइट। कमिंग टू v2 वेक्टर, सो v2 वेक्टर का मतलब है फर्स्ट लाइन, द वेक्टर अलोंग द वेरी फर्स्ट लाइन जो लिखा जा सकता है 2i 3j 4k, हम इसे लिख सकते हैं 2i कैप 3j एंड 4k कैप। अब बात करते हैं n वेक्टर की, तो n वेक्टर आप कैसे लिखोगे? v1 वेक्टर यानी इट इज वेक्टर n1 क्रॉस n2 एंड इट्स क्रॉस प्रोडक्ट विद v2 वेक्टर। जैसे ही आप n1 क्रॉस n2 क्रॉस v2 लिखते हो, n1 क्रॉस n2 क्रॉस v2, तो ये बन जाएगा वेक्टर n1 डॉट v2 मल्टीप्लाइड बाय n2 वेक्टर माइनस वेक्टर n2 डॉट v2 मल्टीप्लाइड बाय n1 वेक्टर, राइट। हमारे पास n1 वेक्टर भी है, n2 वेक्टर भी है एंड v2 वेक्टर भी है। व्हेन वी हैव ऑल दीज थ्री वैल्यूज तो ये तो पूरा वेक्टर आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे ही आपको n वेक्टर कंप्लीटली मिलता है, जैसे ही आप n वेक्टर आइडेंटिफाई करते हो
दैट मीन्स आपको एक प्लेन लिखना है जिसपे पॉइंट पहले से पता है, ओरिजिन 0,0,0. नाउ यू हैव आइडेंटिफाइड इट्स नॉर्मल वेक्टर एज वेल. तो जैसे ही नॉर्मल वेक्टर मिलेगा हम प्लेन का इक्वेशन इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे. तो आप देख सकते हो क्वेश्चन जो बेस्ड है वो बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट पे है, बट द वे दे आर फ्रेमिंग द क्वेश्चन इज रियली इंटरेस्टिंग, राइट. उन्होंने क्या किया, एक ही क्वेश्चन में रिपीटेडली आपसे वो सिमिलर टाइप के कॉन्सेप्ट्स को यूज करवा रहे हैं कि इस नॉर्मल वेक्टर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको v1 क्रॉस v2 करना है. और v1 वेक्टर कैसे निकाला जाएगा, अगेन विद द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर्स अलोंग दीज टू लाइंस, बिकॉज ये दोनों लाइन ब्लू प्लेन में लाई कर रही है, इसलिए इन दोनों लाइंस के अलोंग वेक्टर्स ब्लू प्लेन में लाई करेंगे, एंड दैट्स व्हाई देयर क्रॉस प्रोडक्ट विल बी अलोंग द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, राइट. सो हमने क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा, धीरे धीरे पढ़ते हुए आप इंटरप्रिटेशन करो. कितनी खूबसूरत तरीके से इन्होंने 3D एंड वेक्टर का कॉम्बिनेशन बना रखा है. वैसे भी हम 3D एंड वेक्टर कंप्लीट चैप्टर को ऐसे ही बोलते हैं 3D वेक्टर, बिकॉज 3D में कई क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए हम वेक्टर के कॉन्सेप्ट्स को यूज कर रहे होते हैं. तो यहाँ पे भी देखो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट यूज हुआ, एंड देन वी कैन आइडेंटिफाई द नॉर्मल वेक्टर. वंस यू गेट द नॉर्मल वेक्टर एंड द पॉइंट, यू कैन इजीली राइट डाउन द प्लेन का इक्वेशन, राइट. लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इट सेज दैट, अगेन दूसरा क्वेश्चन भी मैंने इसीलिए लिया सो दैट आप ये देख सकें कि किस तरह से क्वेश्चन, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई करके पूछा गया है. क्वेश्चन कह रहा है, प्लेन कंटेनिंग द फर्स्ट लाइन एंड ऑल्सो कंटेनिंग द प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन कंटेन्स विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट. यानी बेसिकली मुझे एक ऐसा प्लेन का इक्वेशन चाहिए जो इस फर्स्ट लाइन को कंटेन करता है और साथ में इस लाइन का प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन. जब प्रोजेक्शन ऑन द प्लेन कहा जाता है ना, तो इसका मतलब इमेज नहीं है. सो लेट मी फर्स्ट शो यू. इस क्वेश्चन में प्रोजेक्शन भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. ये रहा प्लेन, और जब वो बात करते हैं लाइन के प्रोजेक्शन की, ये लाइन है, तो लाइन के प्रोजेक्शन का मतलब है ऑन द प्लेन, ठीक है. इनफैक्ट लेट मी मार्क इट विद द ब्लू पेन. सो अगर मैं कहती हूँ लाइन है आपके पास पी क्यू, तो ये पी क्यू डैश इज द फुट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन द प्लेन. तो पी क्यू लाइन है एंड प्रोजेक्शन क्या है, पी क्यू डैश है, ठीक है. पी क्यू डैश इज दी प्रोजेक्शन. अब प्रोजेक्शन ऑफ द लाइन का मतलब इमेज नहीं है, इसको जस्ट आपको प्लेन पे ड्रॉप करना होता है, और प्लेन पे ड्रॉप करने के बाद लाइन किस तरह की नजर आएगी, उसकी क्या इक्वेशन बन जाएगी, वो हमें फाइंड करनी होती है, राइट. तो ये होता है प्रोजेक्शन. डिफरेंस बिटवीन इमेज एंड प्रोजेक्शन. इमेज की बात करेंगे तो इमेज आपके पास यहाँ आएगी, ये रही इमेज. तो रेड लाइन इमेज है, ब्लू लाइन प्रोजेक्शन है, ग्रीन इज द इनिशियल लाइन. अभी क्वेश्चन क्या है वो वापस जरा रीड करते हैं. क्वेश्चन ये कह रहा है कि द प्लेन कंटेनिंग द लाइन पी क्यू, मैंने इस लाइन का नाम पी क्यू रख दिया, एंड ऑल्सो कंटेनिंग इट्स प्रोजेक्शन ऑन दिस प्लेन, ठीक है. तो हमें इस प्लेन का इक्वेशन चाहिए, बाकी फिर हम ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं. कौन से प्लेन की बात कर रहे हैं, आर दे टॉकिंग अबाउट द प्लेन पी क्यू क्यू डैश, दे आर टॉकिंग अबाउट द प्लेन कंटेनिंग द लाइन पी क्यू एंड इट इज ऑल्सो कंटेनिंग द लाइन पी क्यू डैश. यानी वो किस लाइन की या फिर कहिए किस प्लेन की बात की जा रही है, पी क्यू क्यू डैश. अब अगर आप इस प्लेन पी क्यू क्यू डैश को ध्यान से देखोगे ना, तो आपको एक चीज क्लियरली नजर आएगी. ये जो पी क्यू क्यू डैश प्लेन हम बात कर रहे हैं ना, दिस इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन. आपने प्रोजेक्शन ही तो किया है, आपने सीधे परपेंडिकुलर या फिर कहिए कि परपेंडिकुलर टू द प्लेन लाइन को ड्रॉप कर दिया. जैसे ही आप लाइन को ड्रॉप करेंगे आपके पास ये फॉर्म बनेगा, और इसीलिए मैं कहती हूँ कि आपके पास पी क्यू क्यू डैश जो प्लेन आ रहा है, इट इज एक्चुअली परपेंडिकुलर टू द गिवन प्लेन. ये गिवन प्लेन के परपेंडिकुलर होगा. तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ एक ऐसा प्लेन लिखना है विच इज परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन. कौन सा प्लेन, 2x plus 3y minus z is equals to 5 and which is also containing this line PQ. यानी बेसिकली प्लेन के इक्वेशन के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आप अगेन दो चीजों के बारे में सोचेंगे कि किसी तरह मुझे एक पॉइंट ऑन द प्लेन चाहिए, एंड सेकेंडली मुझे प्लेन के नॉर्मल के डीआर्स चाहिए, राइट. अ नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन, अ पॉइंट ऑन द प्लेन, दैट्स इट. तो हम इन्हीं चीजों को अब चेस करेंगे. हमने ये तो आइडेंटिफाई कर लिया हमें कौन सा प्लेन लिखना है, तो चलिए देखते हैं किस तरीके से प्लेन लिखा जाए. प्लेन लिखने के लिए क्या हम पॉइंट ऑन द प्लेन निकाल सकते हैं? यस डेफिनेटली, क्योंकि हमारे पास तो पी क्यू लाइन की इक्वेशन है. क्या इक्वेशन है हमारे पास? इक्वेशन है x माइनस 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू y प्लस 2 अपॉन माइनस 1, दिस इज इक्वल्स टू z माइनस 1 अपॉन 3. तो इसका मतलब ये लाइन अगर प्लेन में है तो प्लेन पर एक पॉइंट तो ऑलरेडी रेडी है. जो पॉइंट की हम बात करेंगे या जो लेंगे वो पॉइंट होगा 3, माइनस 2, 1. अब क्या चाहिए आपको? नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन. नॉर्मल वेक्टर ऑफ प्लेन कैसे निकालेंगे? तो आप ये अज्यूम कर लीजिए कि देखिए लाइन तो है ही,
प्लेन के अंदर, तो लेट द इक्वेशन ऑफ प्लेन बी a टाइम्स x minus 3 plus b times y plus 2 and plus c times z minus 1 equal to 0. A, B, C are the DRs of normal to the required plane. कैसे लिखोगे? पहली बात, because this line, ये जो लाइन हमें PQ दी गई है, it lies on the plane. That's why line के DRs और प्लेन के नॉर्मल के DRs will be perpendicular to each other, right? वो एक दूसरे के perpendicular है. तो आप लिख सकते हो 2a minus b plus 3c equal to 0. ठीक है, आई एम यूजिंग अ लिटिल डिफरेंट अप्रोच हियर फॉर सॉल्विंग द क्वेश्चन. आप क्रॉस प्रोडक्ट से भी आंसर निकाल सकते हो, वो भी मैं आपको वापस बता दूंगी. दूसरा क्या है, जो प्लेन हम लिख रहे हैं वो इस गिवन प्लेन के भी परपेंडिकुलर है, यानी इसके परपेंडिकुलर है, तो फिर से नॉर्मल टू द प्लेन एंड नॉर्मल टू दिस प्लेन, दे आर ऑल्सो गोइंग टू बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर. जब दो प्लेन परपेंडिकुलर हैं तो उनके नॉर्मल वेक्टर्स भी परपेंडिकुलर होंगे, यानी फिर आप उनका डॉट प्रोडक्ट लोगे और लिख दोगे 0. ये आपके पास ABC में दो रिलेशंस आ गए. अब इन दो रिलेशंस से ABC का रेशियो निकाल सकते हो. मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज किया जाएगा. हम यूज करेंगे मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. मेथड ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसे ही आप यूज करते हो, आपके पास रेशियो आता है -8 is to 8, यानी ये फाइनली रेशियो क्या बन रहा है? दिस रेशियो इज -1 is to 1 is to 1. ये नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन हमारे पास तैयार हो गया, राइट? सो नॉर्मल टू द रिक्वायर्ड प्लेन के डीआर से -1 is to 1 is to 1, एंड पॉइंट क्या था? 3, -2, 1. अच्छा, रिगार्डिंग दीज रेशियो, जैसे कि हम पहले प्रीवियस क्वेश्चन में भी कर रहे थे, आप क्रॉस प्रोडक्ट डेफिनेटली यूज कर सकते हो. आपको रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर चाहिए, तो आप कहेंगे दैट नॉर्मल वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द वेक्टर अलोंग द लाइन, यानी कौन सा वेक्टर? 2i कैप minus j cap plus 3k cap, and normal vector of the plane is also perpendicular to the normal vector of this plane, right? यानी किस वेक्टर के परपेंडिकुलर है? 2i cap plus 3j cap minus k cap. क्योंकि required vector is perpendicular to these two vectors, इसीलिए आप कहोगे कि दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लेने पर हमें रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. ठीक है, जैसे ही आप इन दोनों का क्रॉस लेते हो आपको नॉर्मल वेक्टर मिल जाएगा. तो मैंने एक ऑल्टरनेटिव अप्रोच भी इस क्वेश्चन में आपको रिवाइज करवाई है कि आप या तो इस तरह प्रोसीड करिए या सीधे क्रॉस प्रोडक्ट. सो व्हाटएवर यू आर कंफर्टेबल इन, यू कैन यूज दैट मेथड. दोनों कंफर्टेबल है, आप क्रॉस प्रोडक्ट में ही कंफर्टेबल हो तो आप उसे कंटिन्यू करके यूज करो. द इंपॉर्टेंट थिंग इज, मेरे पास पॉइंट आ गया, मेरे पास डीआरस आ गए, और मुझे सिर्फ लाइन या प्लेन का इक्वेशन लिखना है. तो आप लिख सकते हो प्लेन यानी -1 is to 1 is to 1 करके यहाँ पे लिखेंगे. तो दिस इक्वेशन टर्न्स आउट टू बी -(x minus 3). ये था प्लेन का इक्वेशन, ये कन्वर्ट हो रहा है +y plus 2 एंड +z minus 1 equal to 0. तरीके से प्लेन की इक्वेशन लिख लेते हैं जरा. -x plus y plus z, ये +3 plus 2, 5 minus 1 यानी +4. नाउ यू कैन गो एंड चेक दी ऑप्शंस. 4 ऑप्शंस में से हर पॉइंट आपको इसमें पुट करके देखना है और चेक करना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें सेटिस्फाई होता है. तो जब आप कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे तो यू विल फाइंड दैट फोर्थ ऑप्शन satisfies the equation of the plane. ठीक है, तो आपके पास ये आंसर तैयार हो जाएगा. तो आप जैसे ही कोऑर्डिनेट्स पुट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा. ठीक है, सो दिस इज हाउ द क्वेश्चन इज टू बी हैंडल्ड. अगेन प्लेन का ही क्वेश्चन था, मैंने फिर से वही 2 चीजें चेज की है. मैंने पॉइंट चेज किया, उसका नॉर्मल वेक्टर चेज किया, एंड द क्वेश्चन इज ओवर. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब आपके पास ये रहा क्वेश्चन जो कहता है लेट लैम्डा बी एन इंटीजर द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस. देखो यहाँ पे तो सीधे क्वेश्चन फ्रेम किया गया है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस 1 and 2 is √7/2√2, then find modulus lambda. यानी लैम्डा इज एन इंटीजर. इसका जरूर ध्यान रखिएगा कि आपके पास लैम्डा इंटीजर दिया गया है, अकॉर्डिंगली हमें सॉल्व करना है. क्या करेंगे? सबसे पहले शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 लाइंस के लिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था, आपको क्या यूज करनी है? वेक्टर फॉर्म यूज करनी है. वेक्टर फॉर्म के लिए आपको पहली लाइन पे एक पॉइंट लिखना होगा. तो पहले हम लाइन लिख लेते हैं क्योंकि इट इज नॉट इन द सिमेट्रिक फॉर्म, तो हमें दिक्कत देगी अगर हमने नहीं इस तरीके से इसे लिखा. तो आप पहले ही इस पूरी लाइन को 2 से डिवाइड कर दीजिए. आप जैसे ही 2 से डिवाइड करके लिखते हो, देखो लाइन का जो फॉर्म आता है ना, वो कुछ इस तरह आ जाता है. सिमिलरली सेकेंड लाइन भी मैं जरा लिख लेती हूँ. सेकेंड लाइन मेरे पास है x/1
y plus 2 lambda upon 1 and z minus lambda upon 1. ठीक है, दोनों लाइंस तैयार है, बट इनका वेक्टर फॉर्म लिखेंगे तो यू कैन सी दैट आर वेक्टर एनी पॉइंट ऑन द लाइन. सो लैम्डा कॉमा हाफ कॉमा 0 प्लस, अब यहाँ लैम्डा तो ऑलरेडी यूज हुआ हुआ है, तो हम एक काम करते हैं, इसे यूज करते हैं t टाइम्स 2i कैप, यानी इसे लिख लेते हैं 2 कॉमा 1 कॉमा -1. सिमिलरली जब आप बात करोगे सेकेंड लाइन की, तो वेक्टर फॉर्म में आप इसे पहले कन्वर्ट कर लो, तो ये बन जाएगा 0 -2 लैम्डा कॉमा लैम्डा एंड प्लस s टाइम्स i कैप j कैप k कैप. जैसे ही वेक्टर फॉर्म में आपने लाइन को लिखा, अब स्ट्रेट फॉरवर्ड फॉर्मूला एप्लीकेशन है. वेयर इज p वेक्टर, ये रहा वेक्टर p, ये रहा वेक्टर q. दिस इज पॉइंट a, दिस इज पॉइंट b. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस क्या होगा? तो टू स्क्यू लाइंस, देखो सबसे पहली बात, द लाइंस आर नॉट पैरेलल, राइट. हमें एक बार चेक कर लेना चाहिए कि कहीं लाइंस पैरेलल ना हो, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन के लिए अलग फॉर्मूला चलता है. तो अब जब आप चेक करोगे drs, तो दोनों लाइन के drs डिफरेंट है, दे आर नॉट पैरेलल लाइंस. तो पैरेलल लाइंस को चेक करना मत भूलिएगा, नहीं तो पूरा क्वेश्चन वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा. तो पैरेलल लाइंस नहीं है तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो स्क्यू लाइंस में निकाला जाएगा. क्या फॉर्मूला होता है? मॉड्यूलस ऑफ ए बी वेक्टर. तो पहले ए बी वेक्टर लिख लीजिए, इट विल बी लैम्डा आई कैप प्लस 1/2 प्लस 2 लैम्डा जे कैप, एंड देन वी हैव 0 माइनस लैम्डा के कैप. अभी इसका डॉट किसके साथ लेना है? p क्रॉस q के साथ. तो ठीक है, वेक्टर p और q भी हमारे पास तैयार है, हम p क्रॉस q लिखते हैं. एंड कमिंग टू डिनोमिनेटर, हमें उसका मैग्नीट्यूड, pq वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी लिखना होगा, राइट. p क्रॉस q का मैग्नीट्यूड, क्योंकि वेक्टर p और q दोनों हमारे पास है. लेट्स फाइंड आउट p क्रॉस q वेक्टर. तो हमारे पास p क्रॉस q वेक्टर, रफ में कैलकुलेशन कर रहे हैं. दिस इज i j k 2 1 -1 1 1 1. यानी आप देख सकते हो कि आई कैप के साथ कोफिशिएंट आएगा 1 + 1, दैट इज 2 आई कैप, माइनस जे कैप तो 2 + 1 3, कमिंग टू के कैप 2 - 1, सो प्लस के कैप. चलिए, तो ये हमारे पास रेडी हो गया वेक्टर p क्रॉस q. अब हम इजीली डॉट प्रोडक्ट यानी इसे यहाँ यूज करेंगे. तो न्यूमरेटर आप चेक कर सकते हो, बनेगा 2 लैम्डा -3 टाइम्स 1/2 + 2 लैम्डा एंड देन वी हैव माइनस लैम्डा. ये तो आ गया न्यूमरेटर. कमिंग टू डिनोमिनेटर, मॉडुलस ऑफ p क्रॉस q, तो आप चेक कर सकते हो, दिस विल बी √4 + 9 + 1, दैट इज √14. मॉडुलस जरूर लिखिए, डिस्टेंस निकाला गया है, एंड इक्वेट इट टू द वैल्यू दैट दे हैव गिवन. अब आप इसे इक्वेट कर दोगे √7/2 √2 से. अब मैं कैलकुलेशन आपके लिए छोड़ दूंगी, क्योंकि अब सिर्फ लैम्डा के लिए आपको सॉल्व करना है. कीपिंग इन माइंड दैट लैम्डा इज एन इंटीजर, ये आपको दो वैल्यूज ऑफ लैम्डा देगा. रिजेक्ट दैट वैल्यू ऑफ लैम्डा विच इज नॉट एन इंटीजर. जस्ट इंटीजर वाला आंसर सिलेक्ट करके प्रोसीड करिए और आंसर निकालिए. तो इस क्वेश्चन के थ्रू मैंने आपको एप्लीकेशन ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस भी बता दिया है. क्वेश्चन ध्यान से देखिए हमने किस तरह से सॉल्व किया है. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगेन आई एम सेइंग दैट यहाँ जो कॉन्सेप्ट्स हम जेई मेंस के लिए रिवाइज कर रहे हैं, ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स पर ही जेई एडवांस में भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं. ठीक है, तो आप ये मान सकते हो कि इसी लेक्चर में आप मेंस के साथ साथ एडवांस के भी कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से रिवाइज कर रहे हैं. चलिए, लेट अस कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये क्वेश्चन मैंने आपको सिर्फ ये दिखाने के लिए लिया है कि देखो किस तरह से क्वेश्चन इमेज पर काफी क्वेश्चंस फ्रेम किए गए. उनमें से कुछ क्वेश्चंस मैंने पिकअप करके यहाँ पे लिए. तो उनमें से एक क्वेश्चन ये भी है कि लेट द मिरर इमेज ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन. अब पॉइंट की इमेज प्लेन में दी गई है -3, 5, 2, दैट्स इट. यानी बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हो गया. But no need to worry. In fact, you should be happy. Why you should be happy? Because same kind of question in 2022 JEE Advanced has also asked. Okay, JEE Advanced 2022 में भी आपको similar kind of question मिलेगा. Similar kind यानी obviously data change हो जाता है. यही question है कि plane में point की image आपको find करनी है. ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या है question. कि the mirror image of this point, इस point का नाम जरा P रख देते हैं और image का नाम रख देते हैं P'. तो P कितना 1, 3, A. प्लेन वेक्टर फॉर्म में दिया है, नॉट एन इशू. हम बहुत इजीली इसे कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेंगे. आर वेक्टर को आपको सिर्फ क्या लिखना होता है? xi + yj + zk, यानी ये बन गया 2x - y + z = b. सो दो अननोन से अभी तक a and b.
ठीक है, इमेज क्या दिया, P का इमेज हमें दिया गया P डैश, तो ठीक है, इमेज ऑफ P इज P डैश। P डैश के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास हैं -3, 5, 2। क्या कहा था मैंने आपको कि इमेज पे जब भी कोई सवाल आएगा आपको दो ही कंडीशंस यूज करनी है, चाहे मिरर प्लेन हो या फिर मिरर लाइन हो। कौन सी कंडीशन, कि PP डैश इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिरर और द मिरर, एंड सेकेंडली PP डैश का मिडिल पॉइंट सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ मिरर। यही दो कंडीशंस यूज करेंगे हम यहाँ पर भी। यानी क्या करने जा रहे हैं, सबसे पहले हम PP डैश के DRs लिख लेते हैं जरा। तो DRs हमारे पास क्या आएंगे, 1 -3, 3 -5 एंड A-2। इसका डॉट जब आप लोगे, अब डॉट नहीं लेना है बिकॉज इट इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, यानी हमें प्लेन का नॉर्मल वेक्टर पता है विच इज 2i कैप - j कैप प्लस k कैप, राइट। तो आप ये कह सकते हो कि दिस इज सेम एज 2 is 2 - 1 is 2 1। अब देखो इन दोनों को इक्वेट करने से a बहुत इजीली निकल कर आ जाएगा, इक्वेट करने का ना रेशियोज इक्वल करने से, या फिर आप ये कहिए कि इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब आप देखो 4 - 2 A-2 एंड 2, यानी A तैयार है, A इज इक्वल्स टू 4, राइट। अभी B निकालना है, हाउ यू आर गोइंग टू गेट B, तो B निकालने के लिए बिकॉज अब A तैयार है तो हमारे पास P के कोऑर्डिनेट्स रेडी हैं, इट इज 1, 3, 4। P पॉइंट इज 1, 3, 4। व्हाट अबाउट P डैश, P डैश तो पहले ही तैयार था। B निकालने के लिए आप कौन सी कंडीशन यूज करोगे आप, कि PP डैश का मिडिल पॉइंट सैटिस्फाइज द इक्वेशन ऑफ प्लेन। तो मिडिल पॉइंट यानी F के कोऑर्डिनेट्स आपके पास कितने आ रहे हैं, -2/2, 8/2, 6/2। ये प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो पुट इट इन द इक्वेशन ऑफ प्लेन, गेट द वैल्यू ऑफ B, एंड वंस यू गेट द वैल्यू ऑफ A एंड B, क्वेश्चन खत्म। तो आप देख लो एडवांस में भी इस लेवल पे इमेज में ऐसे प्लेन क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से रिवाइज करेंगे। दैट्स वाई मैंने कहा था कि इमेज बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, चाहे आप लाइन में इमेज निकाल रहे हैं, प्लेन में इमेज निकाल रहे हैं, दोनों टाइप के क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। और मैंने दोनों ही वेराइटी इसमें अच्छे से कवर की है। आप कोई भी क्वेश्चन जो इन दोनों कॉन्सेप्ट पर आता है अब बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। आपको सिर्फ दो कॉन्सेप्ट याद रखने हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए हैं नोट्स में, जो फर्स्ट 3 पेजेस हमने रिवाइज किए थे नोट्स के, उसमें वो दोनों पॉइंट्स कॉन्सेप्ट फॉर्म में लिखे गए हैं, ठीक है। तो उन्हें अच्छे से रिवाइज करिए और उन्हें डेफिनेटली यूज करिए। इंस्टेड ऑफ लर्निंग सम फॉर्मूला, किसी फॉर्मूले पर डिपेंड होने से अच्छा है कॉन्सेप्ट पर डिपेंड होना। स्पीड जब आपको कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो अपने आप बन जाती है, ठीक है, नहीं तो ज्यादा फॉर्मूले कर होता है ज्यादा कंफ्यूजन। सो बेटर डिपेंड ऑन द कॉन्सेप्ट्स कंपेयर टू डिपेंडिंग ऑन दी फॉर्मूले। चलिए अब मैं आती हूँ कुछ क्वेश्चंस जेई के मैं लूंगी, जैसा कि मैं हमेशा लेती हूँ क्वेश्चंस जिनकी प्रोबेबिलिटी या फिर कहिए जिन कॉन्सेप्ट्स की प्रोबेबिलिटी है कि वो मेंस में भी पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चन है, हालांकि बहुत पुराना है, बट स्टिल आई फील कि अभी तक इस तरह से जेई मेंस में क्वेश्चन फ्रेम करने का या फिर कहिए कि इस कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन फ्रेम करने की प्रोबेबिलिटी मुझे काफी ज्यादा लग रही है, तो मैं ये क्वेश्चन लेने जा रही हूँ। क्या है क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन है, हमें 2 लाइंस दे दी गई है एंड लाइन फ्रॉम ओरिजिन मीट दीज लाइंस। तो ठीक है, जरा एक काम करते हैं, ये दोनों लाइंस लिखते हैं, ये एक लाइन, ये रही सेकेंड लाइन, एंड अ लाइन फ्रॉम ओरिजिन, एक लाइन है थर्ड लाइन जो ओरिजिन से ड्रॉ की गई है, और वो इन दोनों लाइंस को मीट करती है एट द पॉइंट P एंड Q रिस्पेक्टिवली। क्वेश्चन ये है कि मुझे PQ डिस्टेंस निकालना है। यानी देखा जाए तो क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, आपको सिर्फ इतना करना है कि एक लाइन लिखनी है और उसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द गिवन 2 लाइंस निकालना है, और फिर डिस्टेंस PQ, जब P एंड Q आ जाएंगे तो डिस्टेंस फॉर्मूले से डिस्टेंस निकालना है। बट इंपॉर्टेंट पार्ट ये है कि हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस P एंड Q, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कैसे निकालें। कि ठीक है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ गया फिर तो क्वेश्चन खत्म है, बट हाउ वी आर गोइंग टू गेट दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने के लिए आप अगेन इस फिगर को ध्यान से देखिए, आप एक चीज नोटिस कर सकते हो कि OPQ कोलिनियर है, एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं तो कोलिनियर है ऑब्वियसली। अभी कोलिनियर है का मतलब ये हुआ कि OP के DRs विल बी सेम एज द DRs ऑफ OQ। भाई सेम लाइन है तो सेम DRs आएंगे, यानी हम लोग क्या करने वाले हैं, हम लोग DRs को कंपेयर करने वाले हैं। We are just going to write down the DRs of OP and OQ and then we are going to compare it. क्यों, क्योंकि और कोई तो रास्ता भी नहीं है ना। हाउ यू आर गोइंग टू प्रोसीड विद द लाइन, लाइन के बारे में कुछ नहीं दिया, सिर्फ इतना दिया कि इट इंटरसेक्ट्स दीज 2 लाइंस, राइट, दोनों लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, मैंने कहा P पॉइंट फर्स्ट लाइन पे है तो हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लैम्डा पैरामीटर लेके लिख देते हैं। लैम्डा पैरामीटर लेंगे तो ये बन जाएगा λ+2,
1 minus 2 lambda, lambda minus 1. Q is on the second line, तो म्यू पैरामीटर लेकर मैंने इन कोऑर्डिनेट्स को लिख दिया. ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन की खास बात यह है कि अलॉन्ग विद द इंटरप्रिटेशन की कैसे सॉल्व करना है, इसकी कैलकुलेशन भी काफी अच्छी है. मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताऊंगी जिससे आप कैलकुलेशन आसान बनाओगे. ठीक है, अदरवाइज क्या होता है कि हम कॉन्सेप्ट अगर समझ भी जाते हैं ना कि हमें क्या कॉन्सेप्ट यूज करना है, उसके बाद जस्ट बिकॉज ऑफ कैलकुलेशन हम इसे लीव करते हैं. ठीक है, तो हमें ऐसा क्वेश्चन बिल्कुल लीव नहीं करना है. आप ध्यान से इसे सुनोगे कि किस तरह से मैं कैलकुलेशन करूंगी. ठीक है, तो ओ तो रजन है. हमें एक बात समझ में आ गई कि OPQ कोलिनियर है, इसलिए OP एंड OQ के DR सेम होंगे. OPQ इज द लाइन विच इज इंटरसेक्टिंग द गिवन टू लाइंस एट P and Q. तो हमने P के कोऑर्डिनेट्स लिए, Q के कोऑर्डिनेट्स पैरामीट्रिक फॉर्म में लिख दिए. अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, DRs को कंपेयर करना. यानी आप लिखने जा रहे हो OP के DRs lambda plus 2 is to 1 minus 2 lambda is to lambda minus 1 is same as the DRs of OQ. OQ के DRs क्या है, 2 mu plus 8 by 3 minus mu minus 3 and mu plus 1. Mu plus 1. I'm going to compare them. Compare करेंगे तो ये लिखेंगे lambda plus 2 upon 2 mu plus 8 by 3. This is 1 minus 2 lambda upon minus mu minus 3 is lambda minus 1 upon mu plus 1. ठीक है, अब ध्यान से देने वाली बात है कि हम कैलकुलेशन किस तरह करेंगे. तो हालांकि इसे देखकर लगता नहीं है कि अरे इसमें क्या डिफिकल्ट कैलकुलेशन होगी, बट आप जरूर ट्राई करिएगा. आप ऐसा करना, दो को लेकर सॉल्व करना और फिर ट्राई करना. 2 वेरिएबल और बहुत सारी इक्वेशन है तो सॉल्व करके लैम्डा म्यू आएगा तो सही, डेफिनेटली आएगा. बट अगर आप सीधे प्रोसीड करोगे ना तो कैलकुलेशन इतना इरिटेटिंग होता है कि हम सर्च करने लगते हैं, सॉल्व करते करते ही सोचने लगते हैं कोई और तरीका है, कोई और तरीका है, और इसमें पूरा टाइम चला जाता है. तो इसलिए अब मैं आपको बता रही हूँ क्या वो दूसरा तरीका है जिससे आप क्वेश्चन का कैलकुलेशन इंटरेस्टिंग बनाओगे. ठीक है, करना क्या है, रेशियो प्रोपोर्शन का प्रॉपर्टी यूज करना है. तो आप क्या करो, सबसे पहले देखो ये दो रेशियोज इक्वल है, राइट. मैं कौन सी प्रॉपर्टी यूज कर रही हूँ, मैं यहाँ साइड में लिखती हूँ कि अगर A upon B is equals to C upon D है तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A minus C upon B minus D, या फिर दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू A plus C upon B plus D. ये रेशियो प्रोपोर्शंस का प्रॉपर्टी होता है. बेसिक प्रॉपर्टी जो आपने 8, 9, 10th में पढ़ा है, हम उसे यूज कर रहे हैं. ठीक है, तो हम उसे यूज करेंगे क्योंकि फर्स्ट एंड लास्ट रेशियो इक्वल है. दैट्स व्हाई ईच रेशियो, ये जितने भी रेशियोज है ना, ईच रेशियो इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ न्यूमरेटर. तो ये तो 2 माइनस माइनस 1 यानी सिर्फ 3 रह गया. डिनोमिनेटर म्यू प्लस 8 by 3 माइनस 1 यानी सिर्फ प्लस 5 by 3 आ गया. यानी देखो मैंने लैम्डा एलिमिनेट कर दिया, राइट. मैंने कोई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं किया, सिंपल रेशियो प्रोपोर्शन के अप्रोच से मैंने लैम्डा एलिमिनेट किया. अब मुझे ऐसा ही एक और रिलेशन चाहिए जिसमें लैम्डा नहीं आता हो. यानी बेसिकली मैं एक वेरिएबल एलिमिनेट कर रही हूँ. जो सिंपल प्रोसेस होता है मैथमेटिक्स में कि 2 वेरिएबल है तो एक को एलिमिनेट करो, दूसरे को सॉल्व करो. बट यहाँ एलिमिनेशन का प्रोसेस जो हमने यूज किया वो बहुत पुराना 8, 9, 10th वाला प्रोसेस है जो शायद अब हम क्वेश्चंस में यूज करना भूल गए हैं. ठीक है, तो आप उसे ध्यान रखिए क्योंकि वही इंटरेस्टिंग फैक्टर है इस पूरे क्वेश्चन का. अब आप क्या करोगे नेक्स्ट स्टेप में, इक्वेट करने के लिए मैंने इन दोनों को कहा, ये दोनों रेशियो भी तो इक्वल है, लास्ट 2 वाले इक्वल रेशियोज हैं. इफ दे आर इक्वल तो हम क्या कर सकते हैं, मैं सम ऑफ न्यूमरेटर्स नहीं करूंगी. अब एक चीज और लिखती हूँ मैं यहाँ पे, इसी को कंटिन्यू करती हूँ. ये देखो ये जो रेशियो है ना, दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू, आप क्या लिख सकते हैं, 2a प्लस सी अपॉन 2b प्लस डी. यानी बेसिकली 2a अपॉन 2b लिख दिया, सम ऑफ द न्यूमरेटर्स सम ऑफ द डिनोमिनेटर्स, राइट. सो ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं जो हमने रेशियो प्रोपोर्शंस में कभी पढ़े थे. मैं क्या चाहती हूँ, लैम्डा एलिमिनेशन चाहती हूँ. इसीलिए मैं देखो क्या करूंगी, मैं सम ऑफ द न्यूमरेटर्स की जगह ये न्यूमरेटर एज इट इज और इसे 2 से मल्टीप्लाई करूंगी. ठीक है, यानी जरा इसे 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करके लिखा. सो सम ऑफ न्यूमरेटर्स में फर्स्ट न्यूमरेटर एज इट इज, सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया. सेम चीज डिनोमिनेटर में भी रिपीट करनी है. यानी आप क्या लिख पाओगे, अब ध्यान से देखना, ये बन जाएगा 2 लैम्डा माइनस लैम्डा कैंसिल, 1 माइनस 2 यानी माइनस 1 कमिंग टू डिनोमिनेटर, 2 mu minus mu is mu, minus 3 plus 2 is minus 1. Can you see a simple relation between lambda and mu? In fact, lambda तो जा ही चुका है, एक linear relation in terms of mu मिला. कैलकुलेशन कितनी देर में हुई, हार्डली 1 स्टेप में कैलकुलेशन, या फिर मैं कहती हूँ चलो 2 स्टेप में कैलकुलेशन खत्म होगी. अगर आप ये मेथड नहीं फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन से इरिटेट हो जाओगे एंड यू कैन ट्राई योरसेल्फ.
ठीक है, आप इसे मत यूज करो, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके प्रोसीड करो। कैलकुलेशन उतनी कंफर्टेबल नहीं लगेगी जितनी यहाँ पर लग रही है। तो आप इस मेथड को ध्यान रखेंगे और इसे यूज करेंगे wherever you feel like। ठीक है, जहां पे भी लगता है कि ये लगाया जा सकता है डेफिनेटली लगाइए। ठीक है, अभी तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें म्यू चाहिए, यस वी कैन डेफिनेटली गेट म्यू। अभी म्यू आ जाएगा यानी लैम्डा भी आ जाएगा। वंस यू गेट म्यू एंड लैम्डा, अभी कैलकुलेशन मैं आपके लिए छोड़ रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट क्वेश्चन का खत्म है। तो म्यू एंड लैम्डा आपको मिल जाता है ना। तो देखो म्यू मिलने का मतलब क्यू के कोऑर्डिनेट्स हैं, लैम्डा मिलने का मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हैं। वंस यू गेट पी क्यू, अब तो डिस्टेंस फॉर्मूला है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आपको आंसर मिल जाएगा 6। ठीक है, तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन टर्न्स आउट टू बी 6। ये पी क्यू का स्क्वायर है, पी क्यू का स्क्वायर विल बी 6। चलिए, तो ओवरऑल क्वेश्चन में क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट थी एक बार मैं वापस बताती हूँ जो आप ध्यान रखेंगे। सबसे पहले, लाइन अगर किन्हीं गिवन टू लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है तो कौन सा कॉन्सेप्ट यूज करना है कि ओपी क्यू आर कोलिनियर। आप पी के जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ऑन द गिवन लाइन, क्यू के जनरल कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे ऑन द गिवन लाइन, और फिर नेक्स्ट स्टेप आपका क्या हो जाएगा कि ओपी एंड ओक्यू के डीआरस आर सेम। सेम लाइन पे है तो सेम डीआरस होंगे। आपने रेशियोज फॉर्म में या फिर कहीं डीआरस को कंपेयर किया। उसके बाद आया सेकेंड इंपॉर्टेंट पार्ट कि हाउ टू डू द कैलकुलेशन। रेशियो प्रोपोर्शन की इस प्रॉपर्टी को आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। जहां जैसे जरूरत होती है, जरूरी नहीं है आपको 2 को यूज करना पड़े, कई बार ऐसा होता है 3 का फैक्टर भी यूज करना होता है। तो आप जो फैक्टर चाहिए उसे यूज करिए, प्रॉपर प्रॉपर्टी को यूज करके कैलकुलेशन को रिड्यूस कर दीजिए। तो ये देखो म्यू रेडी है, लैम्डा आ जाएगा। वंस यू गेट म्यू लैम्डा, गेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी क्यू एंड हेंस यू कैन कंप्लीट द क्वेश्चन। सो आई फील कि इस कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन ऑन आईटीजे मेंस भी फ्रेम किया जा सकता है। इसे एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। एंड नाउ कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। ये अगेन मैंने जेई मेंस जेई एडवांस का क्वेश्चन लिया है। लेट्स रीड द क्वेश्चन। क्या है क्वेश्चन कि लेट P1 एंड P2 बी 2 गिवन प्लेन्स। ठीक है भाई, हमारे पास प्लेन्स का इक्वेशन दिया हुआ है। Which of the following straight lines can be an edge of some tetrahedron whose two faces lie on P1 and P2? अब इस क्वेश्चन में क्या है, देखो सबसे पहले मैं आपको समझाऊंगी इसमें करना क्या है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से कि 2 प्लेन्स की इक्वेशन हमारे पास है और ये टेट्राहेड्रन की बात कर रहे हैं। तो मैंने सीधे टेट्राहेड्रन ही ट्रेस कर दिया यहाँ पे। ये रहा टेट्राहेड्रन, नाम रख दिया OABC। ठीक है, अब 2 faces of the tetrahedron are along the given planes P1 and P2। तो कौन से 2 प्लेन्स है उनका नाम मैं ले लेती हूँ OAB एंड OBC। ठीक है, ये सपोज P1 है, ये है P2, यानी P1 P2 की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन कौन आ गई, OB। तो हमें OB एज की इक्वेशन तो पता है। ठीक है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें OB एज की इक्वेशन तो पता है। अब वापस रीड करते हैं क्वेश्चन कि लेट P1 and P2 be 2 given planes, which of the following straight line can be an edge of some tetrahedron whose 2 faces lie on P1 and P2? तो हमें ये पता चल गया है कि OB एज की इक्वेशन क्या होगी, वो हम निकाल लेंगे। यानी अनसिमेट्रिकल फॉर्म को सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दैट वी विल डू। बट अब आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि along with OB what could be the equation of other edges। यानी हमारे पास जो रिमेनिंग एजेस है ना, OA OC और क्या क्या एजेस है हमारे पास, OA OC हो गई, फिर हमारे पास है AB BC एंड CA। टोटल 6 एजेस होती हैं फॉर अ टेट्राहेड्रन। एक हमें पता है, ये रिमेनिंग 6 है। तो ये कह रहे हैं कि बताइए जो गिवन ऑप्शंस हैं इनमें से कौन कौन से ऑप्शंस पॉसिबल इक्वेशन ऑफ एन एज ऑफ अ टेट्राहेड्रन हो सकते हैं। और इसमें करना क्या होगा, एक यूनिक टेट्राहेड्रन तो बनेगा नहीं, बहुत सारे टेट्राहेड्रन्स बन सकते हैं विद अ डिफरेंट लेंथ ऑफ एजेस। तो इसलिए यूनिक आंसर नहीं है ये, इसीलिए क्वेश्चन में लिख भी रहे हैं कि पॉसिबल आंसर क्या हो सकता है। यानी बहुत सारे आंसर्स हैं, उनमें से पॉसिबल आंसर सिलेक्ट करना है। तो आपको क्या करना होगा, आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि ठीक है OB आंसर तो हम निकाल लेंगे, बट आउट ऑफ दीज 4 ऑप्शन हर ऑप्शन मुझे जाकर चेक करना होगा। और ऑप्शन किस तरह सिलेक्ट करना होगा कि अगर कोई पर्टिकुलर इक्वेशन एज ऑफ टेट्राहेड्रन को रिप्रेजेंट करती है तो पहली बात, इनफैक्ट 2 पॉइंट्स है जो हमें ध्यान रखना है कि या तो वो OB के साथ स्क्यू लाइन होनी चाहिए, राइट। OB के साथ AC आ गई जैसे कि, है ना, OB एंड AC आर स्क्यू लाइंस, स्क्यू एजेस। तो या तो जो आंसर आप सिलेक्ट कर रहे हो वो OB के साथ स्क्यू होना चाहिए, तब वो एज ऑफ टेट्राहेड्रन हो सकता है। नहीं, अगर वो उसका एज नहीं है तो हम क्या कह सकते हैं कि इन दैट सिचुएशन हमारे पास जो दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है वो ये हो सकती है कि AB
AC, यानी ये जो लाइंस है ना, जो रिमेनिंग एजेस आपको नजर आ रही हैं, ये एजेस OB लाइन को इंटरसेक्ट करती हैं। ये सब OB को इंटरसेक्ट कर रही हैं, यानी या तो लाइन OB को इंटरसेक्ट करे एंड ईदर ऑफ द टू प्लेन P1 और P2 में लाई करे। भाई जो 6 एजेस मैंने लिखी हैं उनमें से एक एज तो OB की स्क्यू लाइन है, एंड रिमेनिंग जो 4 आंसर्स हैं वो OB को इंटरसेक्ट करते हैं, और OB को इंटरसेक्ट करने के साथ ही या तो वो प्लेन P1 में लाई कर रहे हैं या फिर वो प्लेन P2 में लाई कर रहे हैं, राइट। तो हमें इन चीजों का ध्यान रखते हुए आंसर्स को सिलेक्ट करना है। तो पहली बात तो क्या होगी कि आपको OAB यानी OB लाइन या एज की इक्वेशन चाहिए। OB एज की इक्वेशन के लिए इन दोनों इक्वेशंस को आप ध्यान से देखोगे और इसको सिमेट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। मैंने कहा ठीक है, काम करते हैं, ध्यान से इसे देखिए। 15, 12, ये 5 और 4। मैंने जो तरीका आपको सिखाया उसमें आपको इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करके सॉल्व करना होता है, तो वो प्रोसीजर मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो मैंने क्या किया, सेकेंड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया और दोनों को सब्ट्रैक्ट किया। अब सब्ट्रैक्ट किया तो जरा यही कैलकुलेशन करके आगे बढ़ते हैं एक बार। जैसे 3 से जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बनेगा -6, देन वी हैव 15y प्लस 12z माइनस 60 इक्वल्स टू 0, राइट। जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 प्लस 6, यानी ज्यादा कैलकुलेशन की तो जरूरत ही नहीं, अल्टीमेटली तो मुझे x इक्वल्स टू 0 मिल रहा है, राइट। तो हमारे पास एक इक्वेशन जो XYZ में आ रही है वो है x इक्वल्स टू 0। सेकेंड भी जरा चेक ही कर लेते हैं। अब x 0 यानी सेकेंड इक्वेशन क्या बनेगी, 5y प्लस 4z इज इक्वल्स टू 20। 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 20। 5y प्लस 4z इक्वल्स टू 20 एंड x इक्वल्स टू 0। इन दोनों से जरा OB लाइन की इक्वेशन लिखते हैं। OB लाइन की इक्वेशन लिखेंगे तो ये इक्वेशन हमारे पास बनेगी x/0 एंड दिस इज इक्वल्स टू, अभी हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं z या y से स्टार्ट करते हैं, तो इट विल बी y माइनस 4, ठीक है। 5 टाइम्स y माइनस 4 इज इक्वल्स टू -4z, -4z। या फिर आप इसे इस तरह लिख सकते हो कि दिस इज x/0, this is equals to y minus 4 upon -4 and this is equals to z upon 5। तो ये रही इक्वेशन ऑफ द लाइन OB। अब अगर ये OB लाइन की इक्वेशन है तो रिमेनिंग ऑप्शन बाय ऑप्शन अब आपको चेक करना होगा। तो ठीक है, क्या चेक करना है कि वेदर दे आर स्क्यू और दे आर इंटरसेक्टिंग। अगर इंटरसेक्टिंग है तो प्लेन में भी लाई करने चाहिए। तो पहले मैंने स्टार्ट किया ऑप्शन नंबर A से। कैसे चेक करें, मैंने कहा 1 1 1 पॉइंट है। अगर ये लाइन इंटरसेक्टिंग लाइन के केस में मैं कंसिडर करती हूँ तो इसे या तो प्लेन P1 या P2 को सेटिस्फाई करना होगा, यानी जो पॉइंट 1,1,1 है या तो वो प्लेन P1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा या प्लेन P2 की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, राइट। अब ये प्लेन P1 की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है क्या 1 1 1, तो नहीं कर रहा। कमिंग टू 1 1 1, पुटिंग इट इन द सेकेंड इक्वेशन, नहीं सेटिस्फाई हो रही, यानी पॉइंट इज नॉट ऑन P1 नॉट ऑन P2। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन का केस तो नहीं बनेगा। तो मुझे सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या ये लाइन हमारे आए हुए आंसर के स्क्यू है या फिर नहीं, ठीक है। लाइन क्या है, x -1 y -1 z -1 0 0 5। क्या ये दोनों लाइन स्क्यू है? स्क्यू कब होंगी, जब वो नॉन कोप्लेनर होगी, तो हम कोप्लेनैरिटी की कंडीशन यूज करेंगे। हमने चेक किया ऑप्शन नंबर A, कोप्लेनैरिटी की कंडीशन के लिए x1 - x2, so it will become -1, then we have 4 - 1, then we have 0 - 1, 0 - 4 5 and 0 0 5। आप क्विकली इसे चेक कर सकते हो कि जैसे ही आप इसे सॉल्व करके देखोगे आंसर नॉन जीरो आ रहा है। नॉन जीरो का मतलब ये नॉन कोप्लेनर लाइंस है, एंड इफ दे आर नॉन कोप्लेनर यानी ये तो स्क्यू लाइन हो गई। अगर ये स्क्यू टू OB लाइन है तो ऑप्शन नंबर A कैन बी एन एज, दिस कैन डेफिनेटली बी एन एज ऑफ द टेट्राहेड्रन। ये किसी टेट्राहेड्रन का कौन से टेट्राहेड्रन जो हमें क्वेश्चन में दिया गया है उस टेट्राहेड्रन की किसी एज की इक्वेशन डेफिनेटली हो सकती है। सिमिलरली अब मैं आपको B भी चेक करके बताऊंगी, एंड ऑन द सिमिलर पैटर्न यू कैन चेक फॉर ऑप्शन नंबर C एंड D। तो चलिए B चेक करते हैं। B के लिए अगेन मेरा ऑप्शन यही है कि पहले मैं चेक करूंगी वेदर द पॉइंट इज ऑन द प्लेन। अगर पॉइंट प्लेन पे आ गया तब तो वो इंटरसेक्टिंग वाला है। मुझे फर्दर चेक करना होगा कि पॉइंट के साथ साथ कंप्लीट लाइन ऑन द प्लेन होनी चाहिए, और नहीं हुआ तो हम स्क्यू के लिए चेक करेंगे। पॉइंट क्या है 6, 0, 0। सो क्या 6, 0, 0 फर्स्ट प्लेन पे लाई करता है?
यस इट लाइज ऑन द फर्स्ट प्लेन। 6,0,0 सेकेंड प्लेन पे नहीं है, तो ये लाइन फर्स्ट प्लेन या फिर कहिए इस लाइन का एक पॉइंट फर्स्ट प्लेन पे लाई कर रहा है। बट क्या ये लाइन कंप्लीटली फर्स्ट प्लेन में लाई कर रही है? तो उसे चेक करने के लिए अब आप क्या करोगे, इसके डीआरस एंड प्लेन के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट चेक करोगे, क्योंकि अगर लाइन एक प्लेन में लाई करती है तो एक पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा और प्लेन का नॉर्मल लाइन के परपेंडिकुलर होगा, राइट? तो मुझे अब सिर्फ ये चेक करना है कि नॉर्मल टू द प्लेन एंड लाइन के डीआरस का डॉट प्रोडक्ट 0 है या नहीं। तो चलिए चेक करेंगे। ये आएगा 10 into -5, then we have 15 into 2, and then we have 12 into 3. 12 into 3. So 12 into 3 जब हमने इसे चेक किया तो आपके पास पॉइंट 6,0,0 फर्स्ट प्लेन में तो लाई कर रहा था, एंड -5 ये हमारे पास कितना आ गया, दिस इज इक्वल्स टू -50. Then we have 15 2s are 30, and then we have 12 3s are 36, right? So हमारे पास ये जो प्लेन या जो लाइन की इक्वेशन आ रही है, this line is not in the plane P1. This line is not in the plane P1. प्लेन पर लाइन नहीं लाई कर रही है, इसलिए फर्दर कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि whether the line is skew with OB or not. So again आपको क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस यूज करना है। आप जाओगे डिटर्मिनेंट चेक करोगे, द टू लाइन्स दैट नाउ वी आर गेटिंग, एक लाइन तो OB ही है और जो सेकेंड लाइन हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है वो है x-6 इज इक्वल अपॉन -5 इज इक्वल्स टू y/2। सो मैं एक बार इसे मिनिमाइज करके आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। हमारे पास लाइन क्या है, ये है x-6 अपॉन -5 इज y/2 इज z/3। हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि whether this yellow line is now skew with the OB line। ये रही OB लाइन। चेक करने का तरीका फिर से वही है, आपको प्लेनैरिटी वैसे चेक करोगे तो x1 minus x2, so 6 minus 0, 0 minus 4, 0 minus 0, then we have 0 minus 4 5, and then we have -5 2 3। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको चेक करनी है कि इट शुड बी नॉन जीरो, ठीक है, ये नॉन जीरो आना चाहिए। तो जब आप चेक करते हैं तो पता चलता है दिस डिटर्मिनेंट टर्न्स आउट टू बी नॉन जीरो, राइट? ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी ये लाइन फिर से OB लाइन के स्क्यू है। एंड इफ द टू लाइन्स आर स्क्यू मीन्स कि अगेन ये जो लाइन है इट कैन बी द एज AC। OB तो ये आ गया, तो OB के स्क्यू लाइन कौन सी होगी, AC। सो दिस कैन बी द इक्वेशन ऑफ AC। अभी हम सिमिलरली जाएंगे और चेक करेंगे फॉर द रिमेनिंग टू ऑप्शंस। व्हाट आर द रिमेनिंग टू ऑप्शंस, C एंड D। अब आप चेक करोगे कि C एंड D में कॉमन पॉइंट है 0 for 0, और जो लाइन की इक्वेशन OB हमने निकाल रखी है ना उसमें भी सेम पॉइंट है 0, 4, 0। यानी एक बात तो तय है कि ये जो लाइन्स है ये लाइन्स OB को इंटरसेक्ट कर रही। अब ऑप्शन सिलेक्ट उसी केस में किया जाएगा जब ये लाइन किसी एक प्लेन P1 या P2 में लाई करे। A B ऑप्शन तो स्क्यू लाइंस की वजह से सिलेक्ट हो गए, मगर C और D में आपके पास वही ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा जो किसी एक प्लेन P1 या P2 में लाई करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि पॉइंट 0 for 0 से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल चुका है कि कॉमन पॉइंट आ रहा है, दो लाइंस में OB के साथ ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब सिर्फ प्लेन पे जाकर चेक करेंगे। तो C पॉइंट -2, 5, 4 आप जाके चेक करोगे कि क्या -2, 5, 4 ये जो हमारे पास डीआर्स हैं इनका डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 0 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो -2 into 10, 15 into 5, 12 into 4, इट इज नॉट टर्निंग आउट टू बी 0। तो चेक करो विद P2, -2 into -2, 5 into 5, नो इट इज ऑल्सो नॉट टर्निंग आउट टू बी 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये स्क्यू तो वैसे भी नहीं है बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग विद OB, एंड साथ में ये किसी भी प्लेन P1 या P2 में भी लाई नहीं करती है। यानी ना तो ये इक्वेशन ऑफ BC हो सकती है, ना ही ये BA हो सकती है, और ना ही ये OA हो सकती है और OC हो सकती है, और स्क्यू नहीं है यानी AC भी नहीं है, तो इसलिए C ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। बट इसी तरह से जब आप ऑप्शन नंबर D को चेक करोगे तो यू विल फाइंड दैट D ऑप्शन आपके आंसर को मैच करता है, या फिर कहिए कि D ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड एज एन ऑप्शन। वाई इसे सिलेक्ट करना है, इसे इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि ये पॉइंट कॉमन पॉइंट विद OB आएगा, एंड साथ में ये लाइन
जब आप किसी एक प्लेन के साथ चेक करोगे P1 या P2 किसी एक प्लेन में लाई कर रही होगी। तो 1 - 2 3 जैसे ही आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करके देखते हो, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर चेक करते हो तो इट टर्न्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो आप ABCD इस तरह से 4 ऑप्शंस चेक करेंगे। यानी ओवरऑल क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मे बी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन इन विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि एक जो लाइन दी गई है वो किसी दूसरी लाइन के साथ स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है। और देखो यहाँ पे सिर्फ स्क्यू और इंटरसेक्टिंग ही नहीं चेक करना है, इस क्वेश्चन में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चेक करना है कि स्क्यू भी है, अगर इंटरसेक्टिंग भी है तो कैन इट फ्रेम अ साइड और द एज ऑफ अ टेट्राहेड्रन, राइट। तो यहाँ पे देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके, और इनफैक्ट मैं कहूंगी टेट्राहेड्रन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया विद द स्क्यू लाइंस एंड कोप्लेनर लाइंस के कॉन्सेप्ट में। So revise this question as well as an important question for JEE Mains. So chaliye, that's all in this lecture. So please like the video, share it with your friends and your fellow aspirants. See you in the next video. Till then, thank you all of you and bye-bye. प्लेन पर लाइन नहीं लाई कर रही है, इसलिए फर्दर कैलकुलेशन पे जाना पड़ेगा और चेक करना पड़ेगा कि whether the line is skew with OB or not. So again आपको क्या करना है, सिमिलर प्रोसेस यूज करना है। आप जाओगे डिटर्मिनेंट चेक करोगे, द टू लाइंस दैट नाउ वी आर गेटिंग, एक लाइन तो OB ही है और जो सेकेंड लाइन हमें ऑप्शन नंबर बी में मिल रही है वो है x - 6 इज इक्वल अपॉन -5 इज इक्वल्स टू y/2। सो मैं एक बार इसे मिनिमाइज करके आपको कैलकुलेशन करके दिखाती हूँ। हमारे पास लाइन क्या है, ये है x - 6 अपॉन -5 इज y/2 is z/3। हमें सिर्फ इतना चेक करना है कि whether this yellow line is now skew with the OB line। ये रही OB line। चेक करने का तरीका फिर से वही है, आपको प्लेनैरिटी वैसे चेक करोगे तो x1 - x2, so 6 - 0, 0 - 4, 0 - 0, then we have 0 - 4 5 and then we have -5 2 3। डिटर्मिनेंट वैल्यू आपको चेक करनी है कि इट शुड बी नॉन जीरो। ठीक है, ये नॉन जीरो आना चाहिए। तो जब आप चेक करते हैं तो पता चलता है दिस डिटर्मिनेंट टर्न्स आउट टू बी नॉन जीरो, राइट। ये डिटर्मिनेंट नॉन जीरो वैल्यू दे रहा है, यानी ये लाइन फिर से OB लाइन के स्क्यू है। एंड इफ द टू लाइंस आर स्क्यू मींस कि अगेन ये जो लाइन है इट कैन बी द एज AC। OB तो ये आ गया, तो OB के स्क्यू लाइन कौन सी होगी, AC। सो दिस कैन बी द इक्वेशन ऑफ AC। अभी हम सिमिलरली जाएंगे और चेक करेंगे फॉर द रिमेनिंग टू ऑप्शंस। व्हाट आर द रिमेनिंग टू ऑप्शंस, C एंड D। अब आप चेक करोगे कि C एंड D में कॉमन पॉइंट है 0 for 0, और जो लाइन की इक्वेशन OB हमने निकाल रखी है ना उसमें भी सेम पॉइंट है 0, 4, 0। यानी एक बात तो तय है कि ये जो लाइन्स है ये लाइन्स OB को इंटरसेक्ट कर रही। अब ऑप्शन सिलेक्ट उसी केस में किया जाएगा जब ये लाइन किसी एक प्लेन P1 या P2 में लाई करे। A B ऑप्शन तो स्क्यू लाइंस की वजह से सिलेक्ट हो गए, मगर C और D में आपके पास वही ऑप्शन सिलेक्ट किया जाएगा जो किसी एक प्लेन P1 या P2 में लाई करते हैं। चेक करने का तरीका क्या होगा, क्योंकि पॉइंट 0 for 0 से हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो मिल चुका है कि कॉमन पॉइंट आ रहा है, दो लाइंस में OB के साथ ये कॉमन पॉइंट शेयर कर रही हैं, तो इसका मतलब सिर्फ प्लेन पे जाकर चेक करेंगे। तो C पॉइंट -2, 5, 4 आप जाके चेक करोगे कि क्या -2, 5, 4 ये जो हमारे पास DRs हैं इनका डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर ऑफ P1 0 आ रहा है। तो आप चेक कर सकते हो -2 × 10, 15 × 5, 12 × 4 इट इज नॉट टर्निंग आउट टू बी 0। तो चेक करो विद P2, -2 × -2, 5 × 5, नो इट इज ऑल्सो नॉट टर्निंग आउट टू बी 0। तो इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा, ये स्क्यू तो वैसे भी नहीं है बिकॉज इट इज इंटरसेक्टिंग विद OB, एंड साथ में ये किसी भी प्लेन P1 या P2 में भी लाई नहीं करती है। यानी ना तो ये इक्वेशन ऑफ BC हो सकती है, ना ही ये BA हो सकती है, और ना ही ये OA हो सकती है और OC हो सकती है, और स्क्यू नहीं है यानी AC भी नहीं है। तो इसलिए C ऑप्शन रिजेक्ट हुआ। बट इसी तरह से जब आप ऑप्शन नंबर D को चेक करोगे तो यू विल फाइंड दैट D ऑप्शन आपके आंसर को मैच करता है, या फिर कहिए कि D ऑप्शन शुड बी सिलेक्टेड एज एन ऑप्शन। वाई इसे सिलेक्ट करना है, इसे इसलिए सिलेक्ट करना है क्योंकि ये पॉइंट कॉमन पॉइंट विद OB आएगा, एंड साथ में ये लाइन जब आप किसी एक प्लेन के साथ चेक करोगे P1 या P2 किसी एक प्लेन में लाई कर रही होगी। तो 1 - 2 3
जैसे ही आप प्लेन की इक्वेशन में पुट करके देखते हो, इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट विद नॉर्मल वेक्टर चेक करते हो, तो इट टर्न्स आउट टू बी 0। ठीक है, तो आप ABCD इस तरह से 4 ऑप्शंस चेक करेंगे। यानी ओवरऑल क्वेश्चन को लेने का पर्पस सिर्फ इतना था कि मे बी दे कैन फ्रेम अ क्वेश्चन इन विच यू विल हैव टू आइडेंटिफाई कि एक जो लाइन दी गई है वो किसी दूसरी लाइन के साथ स्क्यू है या इंटरसेक्टिंग है। और देखो यहाँ पे सिर्फ स्क्यू और इंटरसेक्टिंग ही नहीं चेक करना है, इस क्वेश्चन में एक बहुत ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है कि आपको ये चेक करना है कि स्क्यू भी है, अगर इंटरसेक्टिंग भी है तो कैन इट फ्रेम अ साइड और द एज ऑफ अ टेट्राहेड्रन, राइट। तो यहाँ पे देखो किस तरह से कॉन्सेप्ट को मॉडिफाई करके, और इनफैक्ट मैं कहूंगी टेट्राहेड्रन को भी इंट्रोड्यूस कर दिया विद द स्क्यू लाइंस एंड कोप्लेनर लाइंस के कॉन्सेप्ट में। सो रिवाइज दिस क्वेश्चन एज वेल एज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर JEE Mains. So chaliye, that's all in this lecture. So please like the video, share it with your friends and your fellow aspirants. See you in the next video. Till then, thank you all of you and bye-bye.